हेलो दोस्तों, गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आलोक और मैं अपने चैनल वेंट एंड वाइटल ओटी एंड एनेस्थीसिया टॉक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम लोग मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है टेटनस एंड इट्स मैनेजमेंट। टेटनस एंड इट्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं टेटनस बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है या एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया में भी ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से जो है होता है। बैक्टीरिया में भी ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है। और जो इसके बेसिलाई होते हैं, है ना, जिनको हम कोलेस्ट्रीडियम टेटेनाई बोलते हैं, वो रॉड शेप होते हैं, है ना, या ड्रम स्टिक शेप आप बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो इसको? ड्रम स्टिक शेप, है ना, कुछ इसका ऐसा बनावट जो होता है। ठीक है, ओवल शेप में इसका लगभग बनावट होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब टेटनस किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो है कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई जो है किसी व्यक्ति के शरीर में जब इंटर करता है तो ये दो तरह के न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिनका नाम है फर्स्ट टेटानो स्पाज्मीन और सेकेंड वन जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका नाम है टेटानो। तो टेटानो स्पाज्मीन जो है टेटानो स्पाज्मीन जो है वो मोस्टली जो है किसी भी व्यक्ति में जो है वो संक्रमण का मुख्य कारण होता है। इसके वजह से स्पाजम, स्टिफनेस, है ना, और मसल जो है वो पूरी तरीके से वर्क करना बंद कर देता है, स्पाजम हो जाता है मसल्स में। तो हम देखेंगे आज के लेक्चर में यही सब देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर में हम देखेंगे टेटनस का पैथोफिजियोलॉजी, बेड साइड डायग्नोस्टिक और 6 पिलर्स आईसीयू काउंटर अटैक प्रोटोकॉल क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी की बात करें, कैसा दिखता है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई है। मैंने आपको बताया ये ग्राम पॉजिटिव कैसा है दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना। टाइप इसका देखें तो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। और अपीयरेंस देखें तो ड्रम स्टिक शेप होता है, ड्रम स्टिक या टेनिस रैकेट जो होता है उसके शेप का जो ये पाया जाता है। और ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करे। ठीक है क्या दोस्तों? ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी कील या ग्लास का टुकड़ा या शार्प प्लास्टिक या कुछ भी जो है जमीन के अंदर लंबे समय से पड़ा रहता है और उससे अगर आपको कोई शार्प एजेज कट लग जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि सबसे पहले इनको जो है टिटनस का प्रोफाइलेक्सिस इंजेक्शन जो है दिलवाइए। ठीक है, अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करें, एपिडेमियोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो द ओनली वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है दैट इज इन्फेक्शियस बट नॉट कंटेजियस। ये इन्फेक्शियस डिजीज है लेकिन एक दूसरे से जो है इसका संक्रमण नहीं होता है। रिस्क फैक्टर की बात करें दोस्तों, तो इसमें अनवैक्सीनेटेड जो पॉपुलेशन होंगे, जैसे मान लीजिए आप जो है मोस्टली क्या होता है 1 ईयर में या 6 मंथ में एक बार जो है टेटनस का इंजेक्शन आपको लगवा लेना ही चाहिए, है ना, वो आपके लिए सेफ होता है। तो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन जो है इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और एग्रीकल्चरल जो वर्कर्स होते हैं, है ना, मोर देन मेल्स देन फीमेल्स आर मोर प्रोन
टू कैच द इन्फेक्शन। और ट्रेडिशनल बर्थ कस्टम्स जो है, अम्बलाइकल स्टम्प्स, है ना, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि पहले के समय में क्या हो जाता था कि जो दाई होती थी, है ना, जो नर्सेज होती थी, है ना, अ, मतलब नर्सेज नहीं होती थी, वो प्रोफेशनल नहीं उतना होते थे, लोग गांव में ही दाई अम्मा करके लोग बुलाते थे और उनसे ही जो है वो घरों में बर्थ, जो ट्रेडिशनल बर्थ मेथड्स थे उनको अपनाया जाता था, और इसमें जो है स्टरलाइजेशन पूरी तरह स्केप हो जाता था, जिसकी वजह से जो एक अहम चांस था जिससे पेशेंट को जो है टेटनस हो जाए। नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक और सुनामी सुनामी जो होता है उसमें वो भी जो है उस टेटनस का उसमें खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग द टेटनस प्रोन वाउंड। तो इसमें टाइम फैक्टर क्या है दोस्तों? तो वाउंड सस्टेन मोर देन 6 आवर्स बिफोर सर्जिकल ट्रीटमेंट। और वाउंड टाइप में तो डीप पंचर टाइप इंजीरियस आइडियल फॉर एनारोबिक जर्मिनेशन। जितना ही डीप कट होगा उतना ही जो है वो आइडियल होगा एनारोबिक जर्मिनेशन के लिए। मतलब वहाँ पे जो नेक्रोटिक टिश्यूज होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कम पहुँचेगी, वहाँ पे एनारोबिक मीडियम क्रिएट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। टिश्यू हेल्थ की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिवाइटलाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, जो मैंने अभी आपको बतलाया। और कंटामिनेशन की बात करें तो कॉन्टेक्ट विद सॉइल, मैन्योर एंड सेप्टिक एनवायरनमेंट। क्लिनिकल एग्जाम की बात करें तो स्पोर्स कैन परसिस्ट इन नॉर्मल टिश्यू फॉर मंथ्स टू ईयर अंटिल लोकल ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप सफिशिएंटली टू ट्रिगर वेजिटेटिव जर्मिनेशन। तो कह रहा है कि जो भी इनके स्पोर हैं कोलेस्टेरियम टेटेनाई के, वो लंबे समय तक 1 मंथ से सालों तक जो है वो आपके बॉडी में रहते हैं, और जब भी इनको मौका मिले, एनारोबिक मीडियम मिले, तब ये क्या करते हैं, ग्रो हो जाते हैं और आपको जो है बीमार कर देते हैं, आपको जो है टेटनस का इन्फेक्शन लग जाता है। अब नेक्स्ट है द स्टेप साइनेप्टिक हाइजेक की। तो इनएकुलेशन of Clostridium tetani spore enters in the body through the compromised skin barrier। जैसे मान लो कि कोई निडल साफ इंजरी हो गई है ना, निडल स्टिक इंजरी हो गई, या फिर खेतों में पड़ा हुआ कोई कांटा था वो चुभ गया और वो लंबे समय से जो है मिट्टी में अंदर दबा हुआ था, है ना, उसको एनारोबिक मीडियम मिला हुआ था, उस पर जो है कोलेस्ट्रीडियम टेटेनाई ग्रो हो चुके थे। तो इस तरीके से नेक्स्ट है डोरमेंसी, नेक्स्ट है जर्मिनेशन, डेसिमेंटेशन, और जो मैंने बताया कि टेटेनोस्पाज्मिन जो है वो स्प्रेड होगा वाया ब्लड और लिम्फेटिक। ये याद रखना, ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये क्या होगा, आपके बॉडी में डिफरेंट एक जगह से डिफरेंट टिश्यूज तक जो है, डिफरेंट सेल तक, डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो है, या सीएनएस तक जो है ये जाएगा, किसके माध्यम से, ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो टॉक्सिन ट्रेवल ऑफ द एक्सोन टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड शॉर्टेस्ट पेरिफेरल नर्व्स डिलीवर द टॉक्सिन फर्स्ट। तो कह रहा है कि जो शॉर्टेस्ट पेरिफेरल नर्व्स होंगे वो टॉक्सिन को बहुत जल्दी ही डिलीवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सीएनएस ब्लॉकेज। तो टॉक्सिन फ्रेमली बाइंड्स द प्री साइनेप्टिक इनहिबिटरी साइट्स रिजल्टिंग इन द अनइनहिबिटेड स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो देख रहे हो आप, जो भी हमने पढ़ा उसको डायग्रामेटिक व्यू में दिखा दिया गया है। नेक्स्ट है द साइनेप्टिक ब्लॉकेज मॉडल। तो यहाँ पे जो है ये क्या करता है, ये है प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल, ठीक है, प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल है। यहाँ पे क्या है, ये वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स में क्या होते हैं, तो यहाँ पे बात की जा रही है, इन वेसिकल्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, मैसेज को पहुंचाते हैं, है ना, और जो सेंसरी रिस्पॉन्स होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं, उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं,
और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये मोटर रिफ्लेक्सेस को ट्रिगर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ कि और इसमें है क्या, गाबा, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड और ग्लाइसिन, ये दोनों क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। और यहाँ पे टेटेनोस्पाज्मिन आ गया है जो कि न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करता है। और ये कहाँ से आया, तो जब जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रिडियम टेटेनाई, और दिस कोलेस्ट्रिडियम टेटेनाई प्रोड्यूसेस या सिक्रेटेड द टेटेनोस्पाज्मिन विच इज न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है दोस्तों, और ये आके गाबा और ग्लाइसिन के सिक्रीशंस को जो है रोक देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है नो इनहिबिटरी सिग्नल्स आर रिलीज, है ना, ये ग्लाइसिन और गाबा रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो कोई भी जो इनहिबिटरी सिग्नल्स जो हैं वो रिलीज नहीं हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, कोई भी मसल रिस्पॉन्स नहीं ट्रिगर हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आईसीयू डैशबोर्ड की बात करें अगर हम, तो आईसीयू डैशबोर्ड में हम दोस्तों देखेंगे कि क्लिनिकल प्रोग्रेशन एंड डिसेंडिंग पैटर्न में, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 3 से 21 दिन हो सकता है। कितना, 3 से 21 डेज। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, आईपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड है कि जब आपको एक्सपोजर लगा, मान लो यहाँ पे आपको कट लग गया, कट लगने से जो प्राइमरी जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर हुआ, फर्स्ट सिम्टम अपीयर, ठीक है, तो फर्स्ट जो सिम्टम अपीयर हुआ जो कि 3 से 21 दिन के बीच हो सकता है, और इसका मीडियन या एवरेज ले तो 7 डेज हम बोल सकते हैं। पीरियड ऑफ ऑनसेट, तो टाइम फ्रॉम फर्स्ट सिम्टम टू द फर्स्ट रिफ्लेक्स स्पाज्म। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड स्पेचुला टेस्ट। अगर हम देखेंगे तो ये है नॉर्मल गैग रिफ्लेक्स, ठीक है, और ये है रिफ्लेक्स स्पाज्म बीटिंग डाउन सॉरी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स की बात करें तो सेंसिटिविटी जो है 94% यहाँ देखने को मिलेंगी, और स्पेसिफिसिटी जो है हमें 100% देखने को मिलेगी। और सेफ्टी नोट की बात करें तो नो एडवर्स एस्क्विली एग्जाम्पल लैरिंगोस्पाज्म रिपोर्टेड फ्रॉम दिस प्रोसीजर। ये नॉर्मल कंडीशन की बात की जा रही है, नेगेटिव रिजल्ट कब आएगा या नॉर्मल कंडीशन क्या होगा। ये पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ टिटेनस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस इज स्ट्रिक्टली क्लिनिकल, ब्लड टेस्ट एंड CSF आर यूजुअली नॉर्मल, essay for antitoxins level are not readily available in acute settings. नेक्स्ट है द टेटनस टोपोलॉजी मैट्रिक्स की बात करें तो जनरलाइज हो सकता है, लोकल हो सकता है, सिफेलिक हो सकता है और नियोनेटल हो सकता है। ठीक है, इंसिडेंस की बात करें तो जनरलाइज मोस्ट कॉमन है, लोकल अनकॉमन है। ये सिफेलिक की बात करें तो रेयर है, फॉलोज हेड इंजरी एंड ईयर इन्फेक्शन। और इंसिडेंस नियोनेटल की बात करें तो 8th डे डिजीज इसको बोला जाता है, लिंक्ड टू अनस्टेराइल अम्बिलिकल स्टम्प केयर। ठीक है, इसमें प्रोग्रेशन की बात करें तो डिसेंडिंग पैटर्न में हमें प्रोग्रेशन देखने को मिलता है, ट्रिस्मस देखने को मिल सकता है, ओपिस्टोनस देखने को मिल सकता है, और ऑटोनोमिक स्ट्रोम्स देखने को मिल सकता है। सेवरिटी इसका हाई होगा, इसका एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होगा, और इसका शॉर्ट इंक्यूबेशन और हाई मोटिलिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिफेलिक है, हेड से जुड़ा हुआ है और ईयर से जुड़ा हुआ है। और नियोनेटल में यूजुअली फेटल इफ अनट्रीटेड। उसके बाद दोस्तों अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस सेफ की बात की जाए तो टॉक्सिकोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल में ड्रग इंड्यूस डिस्टोनिक रिएक्शंस, एग्जांपल फिनोथायाजाइंस, है ना, और स्ट्राइकिन पॉइजनिंग, और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम और सेरोटोनिन सिंड्रोम देखने को हमें मिल सकता है। इन्फेक्शन की बात करें तो इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस और रेबिस में इसका यूज किया जाता है।
न्यूरोलॉजिकल की बात की जाए तो स्टीफ पर्सन सिंड्रोम, सीजर डिजॉर्डर पार्शियल या जनरलाइज देखने को मिलेगा, स्ट्रोक, इश्केमिक या हेमरेजिक और सब एरिकनॉइड हेमरेज देखने को मिलेगा। लोकल और स्ट्रक्चरल में ट्रिस्मस सेकेंडरी टू द पेरिटोन्सिलर एब्सिस और डेंटल इन्फेक्शन, मैंडिबुलर डिसलोकेशन और हाइपोकैल्सीमिया। उसके बाद पैथोलॉजिकल इंटरवेंशन और नेक्सस की बात करें तो मैकेनिज्म कि कैसे ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिन्स गया। उसके बाद काउंटर अटैक तो न्यूट्रलाइजेशन वाया एंटी एंटीटेटेनस जो आप ये लेते हो प्रोफाइलैक्सिस लेते हो। नेक्स्ट है मैकेनिज्म की बात करें तो लॉस ऑफ गाबा एंड ग्लाइसिन रिलीज, ठीक है। काउंटर अटैक तो गाबा इन्हांसमेंट वाया डाइजीपाम, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज वाया वेक्रोनियम, ठीक है। तो डाइजीपाम क्या करेगा, इंक्रीजेस गाबा एनर्जिक इनहिबिशन और वेक्रोनियम इंड्यूसेस टेम्पोररी पैरालिसिस, ठीक है। अब काउंटर अटैक की बात करें, है ना, तो इसमें मैकेनिज्म क्या है, तो बैक्टीरियल फैक्ट्री इन द डिविटलाइजेशन टिश्यू और काउंटर अटैक सोर्स कंट्रोल वाया डेब्रिवमेंट एंड मेट्रोनिडाजोल। और मैकेनिज्म की बात करें तो डिसइनहिबिटेड कैटेकोलामाइंस रिलीज कॉजिंग ऑटोनॉमिक स्ट्रोम और काउंटर अटैक वाया प्री साइनेप्टिक ब्लॉकेज वाया मैग्नीशियम सल्फेट एंड लेविटिलॉल। 6 पिलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आईसीयू की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रलाइजेशन, है ना, और जो है सोर्स कंट्रोल, जिस सोर्स से भी जो आपका ये है जो हमारा एरोबिक एनवायरनमेंट को हम क्रिएट करेंगे और डिब्राइमेंट जो होगा उसको हटाएंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में क्या करेंगे, इरेडिकेट वेजिटेटिव सेल्स टू halt द फर्दर टॉक्सिन प्रोडक्शन एट द सेलुलर लेवल। नेक्स्ट वन इज स्पाजम कंट्रोल, है ना, जो भी मसल स्पाजम हुआ होगा उसको कंट्रोल करेंगे और ऑटोनॉमिक मैनेजमेंट करेंगे और सपोर्ट केयर देंगे, मतलब आईसीयू में जो भी हम वेंटिलेशन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं ये करेंगे। नेक्स्ट है फेज 1 एग्जीक्यूशन, तो न्यूट्रलाइजेशन एंड सोर्स कंट्रोल की बात करें तो डोजेज कार्ड, तो ह्यूमन टेटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, है ना, इसका डोज ये लिखा हुआ है 3000 to 5000 यूनिट्स सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज देंगे, है ना। और डेवलपमेंट पैरामीटर्स देखेंगे तो इसमें एक्साइज एट लीस्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल वाइबल अपीयरिंग टिश्यू अराउंड द मार्जिन्स इन साइज एंड ड्रेन एनी एब्सेंस। एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, प्राइमरी मेट्रोनिडाजोल और 500 mg 6 आवरली और 1 ग्राम जो है 12 आवरली फॉर 10 to 14 days। अल्टरनेटिवली पेनिसिलिन, है ना, कितना देंगे, तो 10 to 12 माइक्रो यूनिट आईवी डिवाइडेड डोज। उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन स्पाजम और ऑटोनॉमिक टेलीमेट्री की बात करें तो डाइजीपाम, वेक्यूरोनियम और मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, ये इनके डोजेज लिखे हुए हैं, ये हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वन इज आईसीयू लॉजिस्टिक एंड एयरवे मैनेजमेंट, तो अगर मसल स्पाजम ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कि लैरिंजियल स्पाजम हो जाए, फेरेंजियल स्पाजम हो जाए, तो ऐसे केसेस में आपको, या फिर कई बार जो होता है कि सांस लेने में पेशेंट को डिस्फेजिया, सॉलोइंग रिफ्लेक्स चला जाता है, एस्फेक्जिया हो जाता है और जो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो जो है अच्छे से वर्क नहीं करता, तो ऐसे में एयरवे मैनेजमेंट जो है वो हम करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आपको सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।